पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 5 करोड़ के नकली नोटों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी बालाघाट और गोंदिया जिले के निवासी है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर में नकली नोट खपाने गए थे, जहां मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। बालाघाट जिले के बैहर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बालाघाट और गोंदिया में कूट रचित एवं नकली नोटों को खपाने वाले 8 सदस्यीय गिरोह को हिरासत में लिया है, जिनके पास से तलाशी के दौरान करीब 5 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए। इनमें से ज़्यादातर नोट 2000 के हैं, वही 500, 200 के नोटों के साथ कुछ नोट 100, 50 और 10-20 के भी मिले हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया है कि फिलहाल मामले से जुड़ी विवेचना जारी है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के पास से केवल नोट बरामद हुए हैं। इन नोटों को प्रिंट करने का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बताया गया कि आरोपियों के द्वारा बैहर क्षेत्र के सहेजना और झांगुल में नोटों को खपाने के प्रयास चल रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर नकली नोटों के साथ आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राहुल मेश्राम 25 वर्ष सेवती किरनापुर, अनंतराम पाचे 38 वर्ष रामगढ़ी किरनापुर, हरिराम पाचे 33 वर्ष बिनौरा किरनापुर, नन्नूलाल विश्वकर्मा सोनपुर युकवा, सोहनलाल पवार रामगढ़ी किरनापुर, हेमंत उके सेवती किरनापुर, मुकरू तवाड़े दूगीपाट गोंदिया, रामेश्वर मौजे गोरेगांव गोंदिया शामिल है। पुलिस के द्वारा इनकी निशानदेही पर अब नकली नोट की छपाई करने वालों का पता लगाया जा रहा है, जिससे कि आगे की कार्यवाही भी की जा सके। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। हमारे पास बैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपी नकली नोट बैहर थाना क्षेत्र में ग्रामीण अंचल में चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों के अंधविश्वास का फ़ायदा उठा के उनके अंदर अंधविश्वास फैलाकर यहाँ पर बड़ी रकम में खपाने का प्रयास कर रहे हैं। बैहर थाना पुलिस ने एसडीओपी बैहर के उसमें नेतृत्व में कार्रवाई की है, जिसमें शुरुआती रेड में करीब 8 लाख से अधिक की नकली नोट की खेप हमारे पास पकड़ में आई और उन आरोपियों से पूछताछ करने पर और आगामी कार्रवाई करने पर लगभग 5 करोड़ से अधिक के नकली नोट बालाघाट पुलिस और गोंदिया पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जब्त किए हैं। इनमें ये नोट कहाँ छपे या इनके ऊपर कौन है जो इसका पूरा नेटवर्क चला रहा है और इन नोटों को छापकर इसको खपाने का प्रयास कर रहा है, उन सभी बिंदुओं पर विवेचना जारी है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी और आगे की विवेचना जारी है। सर, किस आधार पर पहचान हुई सर नकली नोट? ये जो सूचना प्राप्त हुई थी, कुछ व्यक्तियों ने इसमें शंका जाहिर की थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध रूप से अत्यधिक कैश लेकर घूम रहे हैं और जिनके द्वारा कैश को खपाने का प्रयास या जो कैश है उसको अंधविश्वास के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदेह पर, इस सूचना पर बालाघाट पुलिस ने बैहर थाने में ये ऑपरेशन प्लान किया था और उनके द्वारा जो रेड की गई उसमें ये बात सच पाई गई और जो पहली खेप में 8 लाख रुपए मिले उसमें विभिन्न डिनोमिनेशन के अलग अलग नोट थे, जिनमें ये समझ में आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं से बड़ी रकम इनके पास आई है। उनका पेपर की क्वालिटी देखते हुए समझ में आया कि किसी अच्छी जगह प्रोफेशनल तरीके से इसको प्रिंट कराया जा रहा है और इसी कारण इसको गंभीरता से लेते हुए और जो आगामी रेड प्लान की गई, जिससे एक बहुत बड़ा अमाउंट एक हमारे पकड़ में आया है और जिसको न सिर्फ गांव वालों तक पहुंचने से रोका गया बल्कि उनका फाइनेंशियल नुकसान होने से बचाया गया। कहीं ना कहीं उसके बदले जो असली करेंसी है, जो असली हमारे नोट हैं भारत सरकार द्वारा जो जारी किए जाते हैं, वो आरोपियों तक पहुंचते और इस तरह से वो अपनी आपराधिक जो एक धन संपत्ति है, जो ब्लैक मनी है, उसका इजाफा होता है, जिसको रोका गया।
कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन जैसी चीज़ों से बेखबर आदिवासी बैगा समुदाय अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति तक नहीं कर पा रहा है। आम दिनचर्या में लगने वाली चीज़ों के लिए साप्ताहिक हाट बाजार या फिर शहर से आने वाले छोटे व्यापारी ही उनकी निर्भरता का पर्याय है। इन बैगा परिवारों को सरकारी राहत उतनी ही मात्रा में पहुंच रही है जितना कि प्रचार प्रसार हो रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज बालाघाट में आदिवासी बैगा समुदाय के अध्यक्ष साधुराम धुर्वे और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें आदिवासी समुदाय से जुड़े कोर कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में आदिवासी बैगाओं की आम दिनचर्या से लेकर सरकार की ओर से मिलने वाली मदद पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही जिला कलेक्टर से चर्चा करने की बात कही गई। बताया गया है कि आदिवासी समाज की समस्याएं कभी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रही। खुद के विकास में उलझे नेताओं और अफसरों ने कभी भी इनकी समस्याओं को समझने की जहमत नहीं की, जिसका खामियाजा आदिवासी समुदाय के लोगों को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते आज भी उठाना पड़ रहा है। यह आदिवासियों की जीवटता ही है कि वे घने जंगलों के बीच बिना किसी सरकारी मदद के जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज की ओर से कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आगामी समय में जिला प्रशासन को इन समुदायों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर पहल करने ज्ञापन सौंपा जाएगा। ग्राम पंचायत वार जो बैगाओं को योजना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए सभा आयोजित कर वहाँ पर सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए ताकि बैगा लोगों को लाभ मिल सके। और ख़ास तौर पर रहा पोषण आहार में दिक्कत ये आ रही कि कुछ बैगा माताओं को राशि जारी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए समग्र आईडी, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, इस प्रकार से तो ये जाति प्रमाण पत्र में जो दिक्कत आ रही है ये भी पंचायतवार शिविर लगाकर सभी बैगा माताओं की जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए ताकि इनको जो पोषण आहार की राशि मिल रही है वो इनके खाते में सीधे मिल सके। आमंत्रित किया गया था जिला अध्यक्ष बैगा समाज से साधुराम धुर्वे जी को, और वे आए हैं और उनकी जो समस्याएं हैं हमने प्रत्यक्ष रूप से जो पिछले लॉकडाउन के समय में हर गांव में जा के देखी है कि उनकी दशा क्या है। क्योंकि 72 साल हो गए कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार, दोनों सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें इन लोगों के लिए किया है, जिसे विशेष मानव का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन उसके अनुरूप जिस तरह से सारी सरकारों को संवेदनशील होना था इनके प्रति, आज तक ऐसा कुछ लगा नहीं। आज भी वो उसी कंडीशन में जी रहे हैं जो हमारे स्वतंत्रता के पहले जब जी रहे थे, उसी हालात में आज भी हैं। और जितनी भी परियोजनाएं आए हैं बैगा समाज के बैगा प्राधिकरण के नाम पे कहें या बैगा उत्थान के लिए, वो सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार के अफसरों ने और सरकार के जो राजनीतिक नेताओं ने नकार ली है, और जो उनका विकास जो कागज़ों पे लिखा जाता है वो उस ज़मीनी स्तर पे जाके देख के समझ आता है कि कौन सा विकास हुआ है और किसका विकास हुआ है। तो ये इन्हीं की जो मूलभूत समस्याएं जो इनके जीवन के लिए है, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए, और जिस प्रकार से इनकी जो योजनाएं मूल चल रही है, जैसे भरण पोषण की जो योजना आ रही है, उसमें बहुत सी कागजी कार्रवाई जो है उसके कारण में दिक्कत आ रही है। क्योंकि अभी जब जाति प्रमाण पत्र इनसे मांगा जा रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आधार स्वरूप जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो 50 साल के रिकॉर्ड के स्वरूप में मांगा जा रहा है। लेकिन बैगा समाज का जो 50 साल का रिकॉर्ड है वो उनके पास संरक्षित है नहीं। क्योंकि देखिए, पहले भी भारत सरकार और के संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी आदिवासी है जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में रहता है वो शिक्षा से बहुत दूर है, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, और उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेजों को बनाकर रखना नहीं आता है, उसका निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए उनके लिए बहुत बड़ा प्रावधान दिया गया था कि ग्राम की आम सभाओं को पूरा पावर दिया गया था। फॉरेस्ट विभाग को भी उनने ये पावर दिया था कि आप एक सभा बैठाएं और जितने वरिष्ठ लोग हैं उन्हें बैठा के उनके लिए दस्तावेज तैयार करें।
लेकिन आज तक उनके भू अधिकार के जो पट्टे देने थे, वो पट्टे की जो कार्रवाई के स्वरूप जो दस्तावेज चाहिए तो वो भी नहीं हो पाया। और जितनी भी सरकारी योजना जो आती है उसके लिए उन्हें दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके दस्तावेज बनाने के लिए जो एजेंसियों को उन्होंने जो पावर दिए गए थे उसके अनुरूप वो एजेंसियाँ काम नहीं कर रही हैं और बैगा समाज जो है दर दर भटक रहा है, विभाग के चक्कर लगाते जा रहा है और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत सेवा संस्था गोंदिया के अध्यक्ष सावन बहेकार तथा सारस संरक्षण के लिए कार्यरत बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल एवं वन विभाग द्वारा सारस गन्ना का कार्य पारंपरिक तथा शास्त्रीय पद्धति से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी 6 दिनों तक चली सारस गन्ना में बालाघाट तथा गोंदिया जिले में कुल 70 एवं 80 स्थानों पर सेवा संस्था बालाघाट टूरिज्म प्रमोशनल काउंसिल के सदस्य, स्थानीय किसान, सारस मित्र तथा वन विभाग गोंदिया और बालाघाट के अधिकारी तथा कर्मचारियों के द्वारा सारस गन्ना को पूर्ण किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा बताया गया कि बालाघाट जिले में 47, गोंदिया जिले में 39 एवं भंडारा में 2 सारस की गणना की गई है, जो हर्ष का विषय है। बालाघाट के किसानों से अपील की गई है कि सारस के घोंसलों को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाया जाए, तो प्रत्येक वर्ष 10 से 12 जोड़े सारस की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। प्रत्येक किसान एवं ग्रामीणों को जागरूक रहकर इनके संरक्षण हेतु सजगता से कार्य करना चाहिए। इससे बालाघाट जिला सारस के लिए पहचाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पंचायत चुनाव के बाद निकाले गए विजय जुलूस में एक छात्रा को नचाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले को लेकर लोधी समाज की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती के नेतृत्व में बीते दिनों कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गुंडाराज को लेकर साधना भारती ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक छात्रा और उसकी चाची को विजय जुलूस में जबरन नचाया गया और अभद्रता की गई, यह बेहद ही खतरनाक है। यह यूपी के जंगल राज को दर्शाता है कि योगी राज में महिलाएं और छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही है। पूरे परिजनों और बच्ची ने लगातार ये बताया कि अभद्रता अभी भी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बच्ची ने खुद जाकर थाना इंचार्ज से ये कहा कि वो आत्महत्या कर लेगी अगर कार्रवाई नहीं हुई। परंतु उसके बाद भी कार्रवाई ना होने के बाद 20 जून 2021 को छात्रा दीपा लोधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद भी सरकार सोती रही। कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठा, आप लोगों के माध्यम से जब खबरें पहुंची, तब पुलिस थोड़ी सी होश में आई। विधायक वहां के, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, सांसद साक्षी महाराज जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को। उसके बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी तक भी मैंने ये बात पहुंचाई। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जंगल राज करार दिया उत्तर प्रदेश को। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भी दबंगई के साथ इस आवाज को उठाया है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं और बेटी बचाओ का नारा जहाँ खोखला साबित हुआ है, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें डर है क्योंकि एसपी से मेरी भी बातचीत हुई। एसपी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रेम प्रसंग के बच्ची की बात कही है। मुझे लगता है हाथरस में जिस तरह से बेटी का चरित्र हनन किया गया था मरने के बाद, उसी तरह कहीं यहाँ वो चरित्र हनन ना किया जाए और कहीं पीड़ित परिवार को ही उसके हत्या के मामले में ना फंसा दिया जाए, ऐसी आशंका है। इसके लिए मैंने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को यहाँ इनके माध्यम से सौंपा है और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि अदालत की सरपरस्ती में, एक वर्तमान जज की सरपरस्ती में सीबीआई की जांच हो, जिससे कि जो भ्रष्ट पुलिस है, जो दबंगों के पिट्ठू बन गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला और बच्चियों के लिए आवाज उठाई है। एक मामला और है, छोटा सा मैं बताना चाहूंगी। टीकमगढ़ के जटेरा गांव में एक चंदा लोधी नाम की बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई और उसके साथ भी यह आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। ये क्या चल रहा है? कहीं किसान परेशान है, किसान की बेटी आत्महत्या पर मजबूर हो जाती है, कालाबाजारी चंद उद्योगपति करते हैं तो किसान भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज स्थिति भयावह है और हम ये मांग करते हैं कि इस मामलों की जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ आगे कभी भी इस तरह की भयावह स्थिति ना बने, कोई बच्ची आत्महत्या को मजबूर ना हो, ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसके लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं स्वयं भी आज स्मृति ईरानी जी को और गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग स्वयं करूंगी।